नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोनाउन को स्टार्ट किया था। उसमें देखा था प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसके सारे कुछ टाइप्स को देखे थे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सब सारे टाइप्स को हमने देखे थे। उसके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखा था जैसे ईच अदर, वन अनदर का प्रयोग होता है। ईच अदर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वन अनदर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अब उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम लोगों ने पिछली टॉपिक में बताया था। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार बताने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। आज उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा नेक्स्ट टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जो अधिकार दिखाने का कार्य, किसी भी सेंटेंस में किसी पर अधिकार दिखाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू शो द पोजीशन एट अनदर वर्ड इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। The word which is used to show possession in a sentence, possession in a sentence is called possessive pronoun। अब इसमें देखते हैं वो सारे वर्ड कौन कौन से आते हैं जो पजेसिव, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में देखा था। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बताया था, जो हमने उसका डिवीजन किया था, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड एडजेक्टिव केस। उसमें हम लोगों को चार्ट बना के जो बताया था कि पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज एक ही वर्ड का कैसे उसका दो यूज होता है, वहाँ पे देखा था। तो उसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं, जैसे होता है पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं माइन। माई का माइन होता है। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। माइन, माई का माइन होता है। आवर्स, वी का आवर्स। योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ये सारे वर्ड पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आई का होता है माइन, आवर, अस का होता है मतलब वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज पजेसिव प्रोनाउन और हर का होता है हर्स पजेसिव प्रोनाउन। इट का इट्स ही होता है और दे का देयर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम देखें, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। हमने पिछली क्लास में सारे टाइप्स के अंतर्गत नोट में लिखाया था कि इन शब्दों के साथ बाद कभी भी हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे होता ही नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में हम करेंगे वहाँ पे नाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माइन इज दिस क्लास। माइन इज दिस क्लास। यहाँ पे देखिए ये माइन दिया, इसका अर्थ होता है मेरा, यह मेरी क्लास है। यहाँ पे क्या, अब माइन के बाद कभी भी हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही नाउन का यूज कर देंगे वैसे इस शब्दों के बाद तो नाउन का यूज नहीं होता है। अगर इसका दूसरा रूप यूज करके, जैसे माइन का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, अगर उसके बाद हम नाउन का यूज कर देते हैं तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। हमें प्रोनाउन पढ़ना है, इस वजह से यहाँ पे माइन का यूज करें। माइन इज दिस क्लास, यह क्लास मेरी है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस बुक इज योर्स, यह आपकी बुक है। यहाँ पे देखिए वो अधिकार बता रहा है कि वह बुक आपकी है, लेकिन इसके बाद देखिए नाउन का यूज कभी भी नहीं करते हैं। जहाँ पे भी नाउन का यूज कर देंगे वो हमारा सेंटेंस प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आएगा। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
इसके बाद यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जरूर, ये हर टाइप्स में यहाँ पे अगर प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इन शब्दों के बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। इन शब्दों के बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके बाद इसको देखने वाला, इसके बाद अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगली जो टाइप है प्रोनाउन की वो होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं था। कुछ शब्द उसके अंतर्गत आते हैं जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, फिर भी हम उसको प्रोनाउन के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। चलिए अगली टाइप देखते हैं जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, ओन, ये सारे शब्द आते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और इन शब्दों के बाद भी ये ध्यान देने वाली बात होती है कि इन शब्दों के बाद कोई भी नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे ही वहाँ पे नाउन का प्रयोग हम कर देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। प्रोनाउन पढ़ने के लिए कभी भी प्रोनाउन शब्द के बाद नाउन का यूज नहीं करते हैं। अगली टाइप देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, जो निश्चित नहीं होते हैं, वो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो अनिश्चितता का बोध कराएं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखें ऐसे शब्द यहाँ पे रहेगा, ऐसे शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं वे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शब्द हैं वो देख लेते हैं। जैसे होता है आल, इनके अंतर्गत जो शब्द होते हैं उसको नोट करना जरूरी है। ऑल, फ्यू, लिटिल, नन, वन, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ये सब सारे शब्द जो आते हैं ये सब अनिश्चितता का बोध कराते हैं। एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ये सारे शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो सब आते हैं इसी के अंतर्गत। जैसे और कुछ शब्द है वो देखिए एवरीवन, समवन, नो वन,
ये सभी शब्द देख लीजिए, ये सब अनिश्चितता का, जिस भी सेंटेंस में ये सारे शब्द आ जाए और इनके बाद अगर नाउन का यूज नहीं रहता है तो हम इसको प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। इन शब्दों के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। जिस वाक्य में भी ये सारे शब्द मिल जाए उनके बाद अगर नाउन नहीं है तो आप ये मान जाते हैं कि वहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का कार्य करता है। अगर इन्हीं शब्दों के बाद नाउन दे दिया तो ये श्योर हो जाइएगा कि वहाँ पे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये सारे शब्द एडजेक्टिव के अंतर्गत भी आते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ये क्लियर करते हैं। अब उसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अधिकतर सभी लोग बोलते रहते हैं ये एग्जाम्पल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यहाँ पे देखिए ऑल, ये सब यहाँ पे दिया गया ऑल, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए नाउन का यूज ना करके सीधे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए हैं, तो जाके यहाँ पे ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अब देख लीजिए वहाँ पे देता है जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पे और नोट करिएगा एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ पे देखिए वन, ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया वन, ये सारे प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वन शुड डू, इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। और यहाँ पे मेन बात ये ध्यान दीजिएगा कि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। हम लोग अधिकतर हिज लगा देते हैं या फिर कोई और वर्ड लगा देते हैं जो हमारा गलत होता है। इस वाक्य में सबसे मेन जरूरी यही ध्यान दीजिए, पूछा भी जाता है कहीं ना कहीं वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो वंस होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे समवन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, समवन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर भी देखिए समवन, ये एग्जाम्पल में दिया गया है कहीं पे है, ये देख लीजिए यहाँ पे समवन दिया गया है। इसके बाद हम लोग सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दें, इसीलिए ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं, ऑल, फ्यू, लिटिल, नन, वन, एनीथिंग, समथिंग, नो, नथिंग, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, समवन, एवरीवन, ये सारे शब्द जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारी अगली टाइप आती है, उसको देखते हैं जो रहता है इंफैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो दो टाइप है इसको हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे, इसको समझने वहाँ की तब आसानी होगी जब हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अगर अलग अलग पढ़ते पढ़ लेंगे लेकिन दोनों एक ही जगह पढ़ते हैं तो वो अच्छे से समझ में आएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उनके जो शब्द होते हैं वो तो सेम होते हैं, केवल वहाँ पे स्थान का डिफरेंस होता है कि किस जगह प्रयोग करेंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा इंफैटिक प्रोनाउन, और किस जगह प्रयोग करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगली टाइप है हमारी इंफैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक साइड देखते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन और एक साइड यहीं पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख लेते हैं। दोनों को साथ में देखेंगे तो वहाँ समझने में आसानी होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है दबाववाचक सर्वनाम। दबाववाचक सर्वनाम। और इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, दोनों को साथ में देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। बाकी हम लोग अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आते कौन कौन से शब्द है जो दोनों में सेम यूज होते हैं। उसका रूप तो समान होता है लेकिन केवल स्थान का डिफरेंस होने की वजह से हम वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किस वाक्य में
और किस वाक्य में इम्फेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे यू का होता है योरसेल्फ, यू, योरसेल्फ। वी का होता है आवरसेल्फ, आवरसेल्फ। आई का होता है माई सेल्फ, ही का होता है हिमसेल्फ, सी का होता है हरसेल्फ, दे का होता है देमसेल्फ, दे का देमसेल्व्स। और यहाँ पे देखिए योर का होता है योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। ये दोनों रूप इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कभी कहीं यू का उसका दोनों रूप जानते हैं, कहीं पे वो सिंगुलर में यूज़ होता है तो कहीं प्लूरल में, इसका दोनों रूप हम लोग यूज़ करते हैं। प्लूरल जहाँ रहता है वहाँ योर सेल्फ करते हैं। ये देखिए ये जो जितने शब्द है इन सब का प्रयोग जब भी हम करेंगे, ये जो रूप दिया गया योर सेल्फ या योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये रूप जो दिया गया इसमें भी समान यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में समान यूज होगा। वहाँ पे हम देखेंगे जब वाक्य में स्थान का जो डिफरेंस होता है, अगर वाक्य में पहले यूज होता है तो वहाँ पे हम इम्फेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, अगर यही सारे शब्द वाक्य के लास्ट में यूज होता है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके लगाते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इम्फेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ये इम्फेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। यहाँ पे देखिए ये माई सेल्फ का जो यूज हुआ है, यहाँ पे ये इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हम इसको इम्फेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब यही शब्द यहाँ पे भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत लिखते हैं, वहाँ पे देखिए उसको कैसे समझते हैं। आई डू दिस वर्क, इसका एग्जाम्पल सेम यही यूज करके हम क्यों समझाने का कार्य करते हैं। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए ये सारे शब्द से माई सेल्फ यहाँ पे यूज हुआ है, माई सेल्फ वहाँ पर भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ स्थान करिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम माई सेल्फ का यूज कर दें, ये शब्द जो दिए गए हैं अगर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करते हैं तो वो इम्फेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और यही शब्द अगर सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में लास्ट में यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे किया गया है, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसको दोनों को साथ में समझने में आसानी होगी, हमें डिफरेंस उसका तुलना करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हमारी अगली टाइप होती है रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो संबंध बताने का कार्य करते हैं उसको देखते हैं। इसको अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिए, इम्फेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फेटिव प्रोनाउन को दबाववाचक सर्वनाम कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो इसके रूप होते हैं वो किस रूप में होते हैं, जैसे यू का होता है योरसेल्फ, वी का आवरसेल्फ, आई का माईसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ और दे का देमसेल्फ, ये सारे इसके रूप होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के बाद जैसे देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर इन सारे शब्दों का यूज हो जाता है तो वहाँ पे इम्फेटिव प्रोनाउन होगा, और यही अगर किसी भी वाक्य में लास्ट में यूज होता है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। हमारी अगली टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, जो इस टॉपिक की लास्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। जिसे हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द इसको देखते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड टू शो अ रिलेशन इन अ सेंटेंस थ्रू अनदर सब्जेक्ट अनदर वर्ड इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो सर्वनाम जो किसी भी वाक्य में
संबंध बताने का कार्य करते हैं। जैसे कोई शब्द होता है वो संबंध बताने का किसी दूसरे वाक्य से कार्य करता है, तो वो हमारे सारे संबंधवाचक सर्वनाम के अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर इसको नोट कर लेते हैं पहले इसकी डिफिनीशन। द वर्ड which is used to show a relation with another sentence, with another word or sentence, with another word is called relative pronoun. The word which is used to show a relation with another word in a sentence is called possessive pronoun. In a sentence is called relative pronoun. अब यहाँ पे हिंदी देते हैं ऐसे वर्ड जो किसी भी वाक्य में संबंध बताने का कार्य करते हैं दूसरे शब्दों से, वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे होता है हु, व्हिच, हूज, ये सारे शब्द जो संबंध बताने का कार्य करते हैं वे सब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। हु, व्हिच, whose, that, whom, ये सारे शब्द जो आते हैं यहाँ पे संबंध बताने का कार्य करेंगे तो वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। जैसे हु और विच की हिंदी होती है, इन दोनों की हिंदी जो होती है, जो। हुज मतलब जिसको या जिसका। दैट मतलब जो होता है, और जो या जिसे हुम की हिंदी होती है। यहाँ पे देखिए हम इसका प्रयोग कहाँ पे किसी भी वाक्य में कैसे करें। जैसे हु का प्रयोग कहाँ पे हम करेंगे उसको देख लें। जैसे होता है, इसको नोट करते हैं। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग देखते हैं। इच का प्रयोग जंतुओं या वस्तुओं के लिए किया जाता है। विच जंतुओं या वस्तुओं के लिए। हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। हुज व्यक्ति के लिए, दैट वस्तु के लिए। इसके बाद हुम होता है। हुम भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हुज या हुम ये दोनों व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पे हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, विच का प्रयोग जंतुओं या वस्तुओं के लिए किया जाता है, और हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इधर नोट कर लेते हैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। Who come here? Who came here? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जो यहाँ आई थी, मतलब जो यहाँ पे आई थी वह वही लड़की। यहाँ पे हु का प्रयोग
ये गर्ल के लिए किया गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जो यहाँ पर आई थी, जो ये गर्ल के लिए प्रयोग किया गया है। अब अगला एग्जाम्पल देखें, दिस इज द पेन विच आई सोल्ड फॉर 10 रुपीज। दिस इज अगला एग्जाम्पल है, दिस इज द पेन विच आई सोल्ड फॉर 10 रुपीज। 10 रुपीज। यहाँ पे दिस इज द पेन, यह वही पेन है विच, जिसे मैंने 10 रुपए में बेचा था। मतलब यहाँ पे विच का प्रयोग देखिए पेन के लिए किया गया है। ये एक वस्तु है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग किए हैं उसका संबंध बताने के लिए। विच, दिस इज द पेन, यह वही पेन है विच आई सोल्ड फॉर 10 रुपीज, जिसे मैंने 10 रुपए में बेचा है। अब इसका अगला एग्जाम्पल है, दिस इज द वुमेन हुज हस्बैंड वाज किल्ड। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज द वुमेन, दिस इज द वुमेन whose husband was killed। यहाँ पे दिस इज द वुमेन, ये वुमेन का प्रयोग यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। दिस इज द वुमेन, यह वही औरत है जिसके हस्बैंड को मार दिया गया है, मतलब हुज हस्बैंड। ये हुज का प्रयोग देखिए वुमन के लिए किया गया है। ये व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहाँ पे वुमेन एक सजीव है, इस वजह से यहाँ पे हुज का प्रयोग किए हैं। दिस इज द वुमेन हुज हस्बैंड वाज किल्ड, हुज का प्रयोग वुमेन के लिए किया गया है। अब जैसे ये शब्द जो संबंध बताने का है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ये संबंध है, दिस इज द पेन, ये विच का पूर्ववर्ती पेन होता है, इसे हम पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट नाउन भी कहते हैं। अब यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।